संघर्ष यानी कि जीवन, इसकी कठिनाइयों और यहाँ रहने वाले लोगों की जिजीविषा को दिखाता थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान का नाम जहन में आते ही आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर कौन जाती है जहां दूर दूर तक फैला रेत का सैलाब, रेत का समंदर, दूर छोर से आता ऊंटों का कारवा, रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर नाचते गाते लोग उसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। थार दुनिया का एकमात्र रेगिस्तान है जहां सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। ये जैव विविधता दुर्लभ प्रकार की है। थार का ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व भू राजनीतिक महत्व रहा है। यहाँ से सिंध, मुल्तान, काबुल और ईरान की तरफ हजारों की संख्या में कैमल कारवां गुजरा करते थे, जहां वे यूरोप तक जाते थे। इस मार्ग को स्टील रूट कहा जाता था। ये सिल्क रूट से अलग था। इस व्यापारिक मार्ग को चलाने का उत्तरदायित्व बंजारों, लमाना, ओड, बागरी, सिंधी इत्यादि घुमंतू समुदायों पर हुआ करता था। व्यापार के साथ संगीत से जुड़े समुदाय, नाच गाना करने वाले मस्कर्रे समुदाय इसी रास्तों से यूरोप गए थे। थार रेगिस्तान हमें जीवन की कठिनाइयों और यहाँ रहने वाले लोगों की जिजीविषा को दिखाता है। इसको देखकर हमें यह पता चलता है कि यह क्षेत्र कितना संवेदनशील और दुर्लभ रहा होगा। जहां एक तरफ गुजरात में फैला कच्छ का रण है, तो ही दूसरी तरफ पंजाब में नदियों से सिंचित हुआ मैदान। एक और अरवली पर्वत है, तो बीच में फैला विशाल बालू रेत के टीले। यह जिंदा रहने की एक अनिवार्य शर्त के अंतर्गत रेगिस्तान के स्वरूप की पहचान और उसके भावों के अनुसार अपनी जीवन शैली बनाना भी है। यह लोगों की घुमंतू जीवन पद्धति है, जो न केवल मानव के प्रकृति के साथ अनुकूलन को दर्शाती है, बल्कि कुदरत को भी दोबारा से रिचार्ज होने का मौका देती है। जीव जंतुओं को फलने फूलने का अवसर देती है। मिट्टी दोबारा से अपने आप को समायोजित कर लेती है। पानी भी संग्रहित हो पाता है। पहचान मिटाते नियम और कानून। पिछले कुछ समय से रेगिस्तान से हमारा यह नैतिक समझौता टूट गया है। आजीविका व रोजगार के नाम पर थार रेगिस्तान का भूगोल और यहाँ पाए जाने वाली जैव विविधता को समाप्त करने पर तुले हैं। हम इस क्षेत्र को भी महाराष्ट्र का मराठवाड़ा व तेलंगाना बनाना चाहते हैं। रेगिस्तान में आजीविका के रूप में घुमंतू पशुचारण के बजाय स्थायी पशुपालन व मोटे अनाज वाले फसलों जैसी कि बाजरा, ज्वार के स्थान पर व्यापारिक फसलों इनका चयन, स्थानीय वनस्पति कैर, सांगरी, बोरडी, पीलू, धामन, सनिया इनके स्थान पर फल फूल की खेती करने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते पर्यटन ने इस स्थान को बर्बाद किया है, किंतु राजस्थान की नई पर्यटन नीति, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, गुजरात में रेगिस्तान की भूमि के 1984 के मैप को बदलकर नया मैप बनाकर उसे आबादी की जगह में दिखलाकर उस पर पवन चक्की लगाना होगा। हरियाणा में पानी के प्राकृतिक व स्थानीय समुदाय द्वारा बारिश के पानी के संग्रहण हेतु बनाए गए गड्ढे, जिन्हें गुण कहा जाता है, उन्हें भरकर वह सुंदरता के नाम पर पार्क बना रहे हैं, आवास का निर्माण कर रहे हैं।
कहीं उसे कब्जा कहते हैं तो कहीं धोखा। कहा सड़क बनाने के नाम पर उपजाऊ भूमि को सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का वादा कर रही है। हम भूल जाते हैं कि रेगिस्तान की वनस्पति यहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल है। वो वर्ष भर यहाँ के स्थानीय लोगों को व जीव जंतुओं की जरूरतों को पूरा करती है। रेगिस्तान में होने वाले केर, सांगरी, पीलू, बेर, कचरी, मतीरा, इन जैसे फल सब्जी हो या ज्वार बाजरा, लाना, इन जैसे मोटे अनाज ये पोषक तत्वों से भरपूर है और किसी भी स्थिति को झेलने के लिए योग्य भी। सनिया, धामन जैसे कि घास, आकड़े की लकड़ी यहाँ रहने के लिए झुप्पी, झोपड़ी बनाने और बिछाने के काम आती है। पशुओं को चारा भी मिल जाता है। झुप्पी यानी कि झोपड़ी में बिछाए जाने वाले लकड़ी से बनाए जाने वाले चटाई जैसे आसन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता और बड़ी आसानी से उपलब्ध भी है। थार मरुस्थल अक्टूबर महीने से लेकर फरवरी तक लाखों पक्षियों का आशियाना बन जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक में यहाँ 70 प्रजातियों के 5 लाख प्रवासी पक्षी आते थे, जिसमें स्टॉक, सुरखाब, फेल्कन, कुरंजा, जलमुर्गी व अन्य जलीय पक्षी शामिल है। आज इनकी संख्या महज 30,000 पर सिमट गई है। लॉकडाउन के दौरान विश्व प्रसिद्ध रामसर साइट सांबर झील में हजारों पक्षियों की मौतों ने दुनिया का ध्यान खींचा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानी गतिविधि में वृद्धि होने के कारण इस खारी झील की प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हुई है। आज ये झील दम तोड़ रही है, उसके किनारे सिकुड़ रहे हैं, पक्षियों का आहार कम हो गया है, वहाँ जहरीलापन बढ़ रहा है, किंतु उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं। रेगिस्तान में मनरेगा के गड्ढे खुदाए हैं जो बहुत ही घातक है। हम सभी ये जानते हैं कि थार में महज 4 से 5 फीट तक ही चिकनी मिट्टी है, उसके बाद बालू यानी कि रेत ही। मनरेगा के खुदे गड्ढों की गहराई इतनी भी नहीं है जितनी की दलदल जितनी होती है। यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता चिकनी मिट्टी जैसी होती है। जब ये चली जाएगी तो मिट्टी में पानी कैसे रुकेगा? राजस्थान, हरियाणा व गुजरात में इन गड्ढों को आसानी से देखा जा सकता है। रेगिस्तान में पानी की संरचना में बेरी, तालाब, जोहड़, झील व बावड़ी रही है, जिनको बनाने वाले बंजारे और ओड समुदाय के लोग रहे हैं। बेरी में प्राकृतिक रूप से उतना ही पानी एकत्रित हो पाता है जितना वहाँ के लोगों को जीवन जीने के लिए चाहिए, किंतु उसके स्थान पर ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं, मोटर से पानी खींच रहे हैं। हालात तो यह आ गए हैं कि 80% बेरी मिट्टी से भी भर गई है और अब इनमें पानी ही नहीं है। रेगिस्तान को हरा भरा करने के नाम पर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। वहां रेगिस्तान में चारों तरफ घास लगाई थी। कहा यह जा रहा था कि हरा भरा करेंगे। उसी हरियाली से आकर्षित होकर पाकिस्तान सीमा को पार करके टिड्डियों का दल भारत आ गया, जिसका प्रभाव आज हमारे सामने है। यह पलक झपकते ही फसलों को चट कर जाती है। सिमटती गोचर और चारागाह भूमि। इस भूमि से स्थानीय लोगों को जलाने हेतु लकड़ी, पशु चारा, गोंद,
कोमट के बीज, खेचड़ी की संग्रिया, गूगल, शहद, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ तथा विभिन्न प्रकार के वनस्पति उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन्हें स्थानीय लोगों के लिए प्राकृतिक संपदा का अक्षय गोदाम कहा जाता है। गोदाम यानी कि एक तरह से फैक्ट्री ही। औरन एवं गोचर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में ली जाने वाली खाड़ बुनने के लिए मूंज, झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियाँ, बाड़े की चार दीवारी तथा खेतों की मेड़ हेतु कांटों का उपयोग करते हैं। औरन में पनपने वाला फोक ग्रामीण जीवन की धुरी कहा जाता है। राजस्थान के अरावली रेंज में घास के मैदान गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सामुदायिक भूमि 2005 से 2015 के बीच लगभग 905 लाख हेक्टेयर से घटकर 730.2 लाख हेक्टेयर रह गई है। सामुदायिक भूमि या पंचायती जमीन में चारागाह, वन भूमि, तालाब, नदियाँ व अन्य क्षेत्र शामिल किया जाता है जिन्हें ग्रामीण समुदाय के लोग उपयोग कर सकते हैं। ये भूमि ग्रामीण जीवन को भोजन, चारा, पानी, जलावन, लकड़ी और आजीविका प्रदान करती है। ये जमीन ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, जैव विविधता को बनाती है। इस भूमि को बचाने में घुमंतु समुदाय रहे हैं जो उस भूमि के मालिक नहीं बल्कि उसके केयर टेकर रहकर कार्य करते हैं। किंतु राज्य सरकारों ने उन्हीं समुदाय को यहाँ से बाहर कर दिया है। अरावली को सहेजने में पशुचारक और जोगी समुदाय रहा है। जोगी समुदाय एक रेगिस्तान में रहने वाली जनजाति यहाँ की जैव विविधता को सहेजने में वन, बागरिया, कालबेलिया, सिंगीवाल व देवी पूजक है। जबकि यह धार्मिक सद्भाव में लंगा, मांगनियार व भोपे रहे हैं जो धर्म के जरिए लोक संस्कृति को दिशा देते हैं। ये लोग संस्कृति उस भूगोल को सहेजती है। पारिस्थितिकी व लोक संस्कृति पर संकट। मिट्टी के धुरों पर जीप सफारी चल रही है जो इन मिट्टी के धुरों को समतल बना रही है, जो यहाँ ऊंट पालकों की आजीविका को छीन रहा है। इतना ही नहीं, रात्रिकालीन जीप सफारी व नाइट कैंपिंग रेगिस्तान की दुर्लभ जैव विविधता के लिए भी घातक है। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु जिनमें हिरन, लोमड़ी, सेह, झाऊ, मुस्सा, वाइपर सांप, बिच्छू, सांडा, छिपकलियाँ, विभिन्न तरह के पक्षी व कीटों की प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है। यहाँ मिट्टी के धोरों पर हजारों की संख्या में रिसोर्ट वो होटल्स चल रहे हैं। यहाँ रात भर डीजे साउंड बजाया जा रहा है। ऊंट, भेड़ बकरियों इनको रेगिस्तान से हटाकर लोग संगीतकारों को यहाँ से बाहर निकालकर हम क्या हासिल करेंगे, ऐसा ही सोचे जा रहे हैं। हम यदि तकनीक लगाकर कुछ उपाय निकालते हैं तो कुछ हो सकता है। तकनीक भी पृथ्वी को संवेदनशील है, तो हमें पाकिस्तान के सिंध और पंजाब राज्य वाले क्षेत्र तथा भारत में गुजरात, राजस्थान व हरियाणा को मिलकर नीति बनानी होगी। उन नीतियों में आपसी सामंजस्य रहना चाहिए। पर्यटन की नीति, वहाँ के पशुचारकों की नीति, वो ऊर्जा व पानी के प्रबंधन से जुड़ी हो। आर्थिक नीति व रेगिस्तान की जैव विविधता में संबंध रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।